बाइपोलरिटी में हमने देखा था अब तक के कि किस तरीके से यूएसएसआर यानी जो रशियन और रशियन अलायंस के कंट्रीज़ थी, क्योंकि एक कंट्री माना जाता था यूएसएसआर, लोगों में किस तरीके से डिससेटिस्फैक्शन था अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिससेटिस्फैक्शन था। वो कहीं ना कहीं से वेस्टर्न जो कंट्रीज़ थे वो उनके टुवार्ड्स अट्रैक्शन काफ़ी था, क्योंकि उन्होंने मज़ा चखा था एक फ्रीडम का, ठीक है ना। तो हमने ये पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया था किस तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ थी वो लोगों को किस तरह दबा के रख रही थी, ठीक है, एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज़ के अंदर बांध के रख रही थी। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं था उनके कंट्रीज़ में। इसके अगेंस्ट अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देख रहे थे वो लोग कि काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था, फ्रीडम बहुत था, डेमोक्रेसी थी। यहाँ पर तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टीज़ थी, उन्हीं के बीच में आपस में इलेक्शन था। जो भी इलेक्शन भी होते थे तो कम्युनिस्ट पार्टी का ही सिस्टम था, कम्युनिज्म का ही सिस्टम था, दूसरा कोई सिस्टम ही नहीं था, प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम ही नहीं था, ठीक है। जो भी सिस्टम था वो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म बेस पर था। तो ओवरव्यू यानी कि जो मैंने पहले पढ़ाया था उसका एक बार और एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि द बर्लिन वॉल which had been built at the height of the Cold War and was its greatest symbol was toppled by the people in 1989, जो कि एक बर्लिन वॉर, जो कि बर्लिन जो वॉल थी जो रशिया के यानी कि ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप को अलग कर रही थी। ईस्टर्न यूरोप के इन्फ्लुएंस में रशिया, जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थे वो किसके इन्फ्लुएंस में थी, यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में थी। और जो वेस्टर्न वाले जो यानी कि बर्लिन वॉल के वेस्टर्न साइड जो भी कंट्रीज थे वो किसके इन्फ्लुएंस में थे, वो वेस्टर्न यूरोप के या यूएसए के, अमेरिका या वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में थे। तो वहाँ पे लोगों का इतना ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन होने लगा कि उन्होंने दीवार को तोड़ के दे स्टार्टेड ब्रेकिंग वॉल और इधर उधर आने लगे। So the dramatic event was followed by equally dramatic and historic chain of events that led to the collapse of the Second World and end of the Cold War। भाई यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, वहाँ पर कोल्ड वॉर का एंड हो गया, क्योंकि जो दो भाई बाइपोलैरिटी, जो दो पोल थे, एक पोल तो खत्म ही हो गया ना। यूएसएसआर के फॉर्म में एक पोल तो खत्म हो गया, जब एक पोल खत्म हो गया तो कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। So Germany divided after the Second World War was unified, एक हो गया जर्मनी, one after another। जब बर्लिन वॉल ही नहीं रही जो जर्मनी को दो पार्टी में डिवाइड कर रही थी तो वो एक हो गई। So one after another the 8 East European countries that एक मिनट होल्ड करिए, ठीक है। So one after another the 8 East European countries that were part of the Soviet bloc replaced their communist government in response to mass demonstrators, ठीक है ना। तो जो सोवियत ब्लॉक के अंडर में थी यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर में थे, उन्होंने क्या किया, सिविल वॉर कर दिया, ठीक है भाई। उनको है ना कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में नहीं रहना था। और द सोवियत यूनियन stood by as Cold War began to end not by military means but as a result of mass action by the ordinary men and women। ऑर्डिनरी जो पीपल है, पब्लिक है, उन्होंने ही इतना सिविल वॉर और इतना अगेंस्ट इतने मूवमेंट खुद से स्टार्ट कर दिए कि उनको रहना ही नहीं था। क्यों नहीं रहना था, क्योंकि उन्होंने एक मज़ा चख लिया था। वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो वर्ल्ड था, वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी, वहाँ का जो फ्रीडम था, लोग उसको चाह रहे थे। यार भाई यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी में एक एडवांटेज था, ठीक है, एक एडवांटेज ये था कि इनको खाना पीना सब मिल रहा था गवर्नमेंट से, सैलरी, खाना पीना, रहना। तो भाई कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट ही वही है। कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि हर चीज़ तुम्हें कौन देगी, गवर्नमेंट देगी, आप गवर्नमेंट के लिए काम करो। तो प्राइवेट जैसा कुछ भी नहीं था, प्राइवेट जैसा वो एक एडवांटेज था। लेकिन वही बात होगी, पिंजरे में बंद वाली बात होगी कि आपने पंछी को पिंजरे में बंद कर दिया, खिला पिला तो सब रहे हो लेकिन पिंजरे में बंद है ना।
ये बात थी। सो द सोवियत और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, बाकी ये तो ऊपर के 2 पार्ट तो यहाँ तक तो मैंने पढ़ा ही दिए थे, ठीक है। बाकी ये वाला आगे डिस्कस करेंगे जो पॉइंट है, क्योंकि चैप्टर का ये ओवरव्यू है। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द मीनिंग एंड कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ड। जो सेकेंड वर्ड था ना यूएसएसआर, उसके डिसइंटीग्रेशन के रीजन पढ़ेंगे, उसके इफेक्ट पढ़ेंगे। इतना आसान नहीं था कि ये लोगों ने जो अपनी अलग अलग कंट्रीज बना ली थी, यूक्रेन अलग, अर्मानिया अलग, कजाकिस्तान अलग, लेकिन चैलेंजेस थे। अब उनको प्राइवेटाइजेशन में जाना था। वो जो कंट्रीज जो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुई थी, कम्युनिज्म सिस्टम से अलग हुए थे, उनको जाना कहाँ था? कैपिटलिस्ट में जाना था, कैपिटलिस्टिक कंट्री बनना था, प्राइवेटाइजेशन का मजा चखना था उनको। तो वो यार इतना ईजी नहीं था, है ना। अभी तक तो क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में लोग रहते आ रहे थे, खुद की उनकी प्रॉपर्टीज तो थी नहीं, खुद की इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, उनकी खुद की फैक्ट्रीज या कंपनीज तो थी नहीं। अब लोगों को अपना ओन करना था, खुद की फैक्ट्री बनानी थी, खुद की इंडस्ट्रीज बनानी थी। तो ये इतना आसान नहीं था, ये हम लोग पढ़ेंगे। वी ऑल्सो डिस्कस व्हाट हैपेंड टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट रिजाइम एंड हाउ इंडिया रिलेट टू दिस कंट्रीज नाउ। फिर इंडिया के क्या रिलेशन, यानी कि जब कंट्री यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुई, डिसइंटीग्रेशन हुआ, अलग अलग कंट्रीज बनी, तो उनसे इंडिया से क्या रिलेशन रहे, है ना। पॉलिटिकल रिलेशन इंडिया ने कैसे बनाए, कैसे डेवलप किए, क्योंकि उस टाइम इंडिया को भी तो ज़रूरत थी कि जो भी न्यू कंट्रीज आई हैं, बनी हैं, उनसे बेहतर से बेहतर रिलेशन बनाना, जिसमें कि रशिया एक मेन थी, है ना। पता ही है हमें रशिया से इंडिया से क्या हमेशा से रिलेशन रहे। तो ये पिक्चर तो काफ़ी डल्टी लग रही, बट द बर्लिन वॉल symbolize that division between the capitalist and the communist world built in 1961 to the separate East Berlin from West Berlin. And this more than 150 kilometer long wall stood for 28 years and was finally broken by the people on 9 November 1989. As I told you कि वहाँ के लोगों में काफ़ी एक बेचैनी थी कि यार ये हमें नहीं चाहिए, हमें कम्युनिज्म में नहीं रहना है, क्योंकि ये साइड जो वेस्टर्न यूरोप था वहाँ का तो इम्पैक्ट यूएसए का था। मतलब जो कल्चर था, जो प्राइवेटाइजेशन था, लोगों में फ्रीडम था, वो लोगों ने तोड़ के क्या कर लिया, एक कर लिया इसको जर्मनी को, ठीक है। बाकी व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, ये मैं बता चुका हूँ कि द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक came into being after the socialist revolution in Russia in 1970. 1970 में यूएसएसआर बना, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड में था। द रिवोल्यूशन वॉज इंस्पायर बाय द आइडियल ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू द कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर एन इगलिटेरियन सोसाइटी। मतलब ऐसे सोसाइटी हो यार सबको खाना पीना रोजगार मिले, ठीक है। वो मकसद से यूएसएसआर का फॉर्म हुआ। And this was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consciously design the society based on principle of equality. ठीक है, ये देखो मैंने क्या कहा कि कम्युनिज्म के एक अच्छा पार्ट है, मान रहे, लेकिन वही है कि सेकेंड साइड आप देखोगे, यानी कि अदर साइड आप देखोगे तो वहाँ पर फिर आप बंधे हुए नजर आओगे। भाई गवर्नमेंट आपको खिला पिला तो रही है, गवर्नमेंट एजुकेशन भी दे रही है, सब कुछ आपको फैसिलिटी देगी, आप काम करो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट सब कुछ दे रही है, वो आपको टेंशन नहीं है डेली का, महीने महीने खर्चे का, वो टेंशन नहीं। लेकिन बस यही है कि टेक्नोलॉजी से आप उतना नहीं अपने आप को जोड़ पाओगे, है ना। फ्रीडम, एक तो जानते हो फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जब एक मज़ा मिल जाए आज़ादी का फिर तो चाहिए उसे, ठीक है ना। So the Soviet political system centered around the Communist Party and no other political party or opposition was allowed. Opposition तो अलाउड ही नहीं है कम्युनिज्म में, है ना। तो ये एक था कि भाई हर कोई डिक्लेयर कर, किसी कंट्री का प्रेसिडेंट बना कम्युनिस्ट पार्टी में, 20 साल के लिए फुर्सत, 10 साल बढ़ा लिया आगे, तो ये है। सो द इकोनॉमी वॉज प्लान एंड कंट्रोल बाई द स्टेट, बाई द गवर्नमेंट, ओके। तो ये पार्ट मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर और डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये सब डिस्कस हो चुका है। और देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द
fascist forces came under the control of the USSR. So the political and the economic system of all these countries were modeled after the USSR. तो जो फैसिस्ट फोर्सेस थी, फैसिज्म वहाँ से जो कंट्री निकली थी वो यूएसएसआर के अंडर में या उसके इन्फ्लुएंस में आ गई, ठीक है। फिर इनका एक मॉडल बनाया गया जो कि कम्युनिस्ट बेस्ड मॉडल था। सो दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक एंड द वर्सोव पैक्ट ए मिलिट्री अलायंस हेल्ड देम टुगेदर, ठीक है। तो ये माना गया कि ये जो कंट्रीज हैं इनको हम यूएसएसआर बोलेंगे और इनका जो भी मिलिट्री अलायंस होगा उसको हम बोलेंगे द वर्सोव पैक्ट, ठीक है। या आपस में जितने भी इनके वेपन्स हैं, मिलिट्रीज हैं, एक दूसरे, जैसे कोई कमज़ोर कंट्री है इसके अंडर में तो रशिया या जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो अपने वेपन देगा या अपना बाउंड्रीज में उनको से प्रोटेक्शन करेगा उनके बाउंड्रीज को। तो ये सारे मिलिट्री अलायंसेस थे उनके अंडर में, जिसमें से यूएसए वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ मतलब इन्हीं प्रोसेस में जो यूएसएसआर हुआ है, जो अलायंस बना है, कुछ बड़े बड़े लीडर हुए हैं। देखो, लीडर ऑफ सोवियत यूनियन, लीडर ऑफ सोवियत यूनियन, लीडर ऑफ सोवियत कौन? व्लादिमीर लेनिन, क्योंकि बहुत बड़ा इनका इम्पैक्ट रहा है कम्युनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पूरी जो सोच लेकर आए कम्युनिस्ट पार्टी के, लेनिन, तो काफ़ी बड़ा नाम। फिर स्टालिन जो कि 1879 से 1953 तक के थे, स्टालिन। फिर निकिता क्रुश्चेव। तो ये बड़े बड़े लीडर्स हैं, जिसमें लेनिन और क्रुश्चेव का काफ़ी मतलब जिक्र आता है आपके एनसीईआरटी में। सी, फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, लीडर ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917 एंड द फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड फॉलोइंग द रिवोल्यूशन। तो जो यूएसएसआर बना था उसके जो लीडर थे वो लेनिन थे, एंड आउटस्टैंडिंग थ्योरेटिशियन एंड प्रैक्टिशनर ऑफ मार्क्सिज्म एंड द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर कम्युनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो लेनिन है ना, जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो सोर्स है, जो कम्युनिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है या लेकर आए, वो लेनिन, व्लादिमीर लेनिन लेकर आए थे। और यूएसएसआर जब ये फॉर्म हुआ था तो ये इनके मेन लीडर भी थे। फिर स्टालिन देखो सक्सीडर टू लेनिन, मतलब लेनिन के बाद लेनिन लेड द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द फोर्सिबल collectivization agriculture created with the Soviet victory in the Second World War held responsible for the Great Terror of the 1930s and authoritarian functioning and the elimination of rival within the पार्टी। तो स्टालिन ने बहुत बड़े बड़े काम किए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो रशिया में बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज आई हैं वो स्टालिन ने काफ़ी उस पर काम किया है, ठीक है ना। और जो पार्टी के अंदर जो राइवल्स थे, छोटे पोजीशन थे, उसको भी ख़त्म किया स्टालिन ने। एग्रीकल्चर पे काफ़ी काम किया है, तो ये भी एक काफ़ी बड़े लीडर रहे हैं। फिर लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन के नेक्स्ट जो मेन लीडर है क्रुश्चेव, जो कि कह सकते हैं कि स्टालिन के बाद जिन्होंने लीड किया पूरे यूएसएसआर को, ठीक है। लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन एंड अनाउंस स्टालिन लीडरशिप स्टाइल एंड इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म इन 1956, suggested peaceful and coexistence with the West involved in suppressing popular rebellion in Hungary and in Cuban Missile Crisis। तो इन्होंने वेस्टर्न कल्चर से या वेस्टर्न कंट्री से रिलेशनशिप को डेवलप करना स्टार्ट किया। किसने? क्रुश्चेव, ठीक है ना। कि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की टेक्नोलॉजी है, वो हमारे कंट्री में, नहीं यूएसएसआर में भी आना चाहिए। ये इन्होंने पहला कदम उठाया, या एक बात करना इन्होंने स्टार्ट की कि यार वेस्टर्न में जो कल्चर है, ठीक है, जो वेस्ट में जो कल्चर है, साथ में फिर एक और इनका इन्वॉल्वमेंट था क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस, जो स्टार्टिंग में कोल्ड वॉर पे हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। किसने? निकिता क्रुश्चेव ने। जो वेस्टर्न जो कंट्रीज थे उससे रिलेशन बनाना, रिलेशन डेवलप करना, ठीक है, वहाँ की टेक्नोलॉजी अपने कंट्री में आनी चाहिए, ये पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने ही रखा था। सो
किस तरह डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हुआ, देखो कैसे एक चिंगारी लगी या स्टार्टअप मिला। द सोवियत यूनियन बिकेम ए ग्रेट पावर, सोवियत यूनियन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द सोवियत इकोनॉमी वॉज द देन मोर डेवलप दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट द यूएस। भाई दो पोल थे, एक तो यूएसए हो गया और दूसरा यूएसएसआर। तो यूएसएसआर फिर एक सेकेंड या अपोजिशन कह सकते हैं यूएस का। सो इट हैड ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, vast energy resources including oil, iron and steel, machinery production and a transport sector that connected its remotest area with efficiency. It had a domestic consumer industry that produced everything from pins to cars, though the quality did not match that of the western capital. हाँ ये ठीक है कि काफ़ी इंडस्ट्रीज फैल गई थी और स्पेस सेंटर के स्पेस रिसर्च के लिए काफ़ी काम किया यूएसएसआर ने, लेकिन जो क्वालिटी थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वो कैपिटलिस्टिक कंट्रीज के मुकाबले थोड़ी सी नीचे ही थी। सो द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन एंड द गवर्नमेंट सब्सिडीज बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड चाइल्ड केयर, अदर वेलफेयर स्कीम। तो ये गवर्नमेंट देती थी कि भाई मिनिमम एजुकेशन तुम्हें देंगे, खाना पीना मिनिमम देंगे, है ना, रहना तुम्हें देंगे, ये मिनिमम फैसिलिटी देती थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, बात वही हो रही है यार, डिसइंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ही वही है कि लोगों में डिससेटिस्फैक्शन था कंपैरेटिवली वेस्टर्न कंट्री में जो लोग रह रहे थे उसके कंपैरिजन में, वो एक था, ठीक है। सो देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छी बात थी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। स्टेट ओनरशिप ऑफ द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप, लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट वर ओन एंड कंट्रोल बाय द सोवियत स्टेट। बट ठीक है, अच्छी अच्छी बातें हो गई, अच्छी अच्छी बातें हमने पढ़ ली, बट द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट टू इट्स। बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने ऊपर सारी ऑथोरिटी रखना। भाई तुम्हें फेस्टिवल मनाना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तुम्हें अपने कल्चर रिचुअल फॉलो करने हैं तो पहले हमें बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। टू मैनी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस थे वहाँ उसमें यूएसएसआर में, और सिटीजन जो बड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा था वहाँ के लोगों के लिए। तो लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच स्प्लिट पीपल ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट इन द जोक्स एंड कार्टून्स, ठीक है। तो वो अपने जोक्स और कार्टून के थ्रू एक्सप्रेस करते थे। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म। द वन पार्टी सिस्टम represented by the Communist Party of the Soviet Union had tight control over all institutions and was unaccountable to the people, ठीक है। The party refused to recognize the urge of people in the 15 different republics that formed the Soviet Union and to manage their own affairs including their cultural affairs। भाई ये 15 कंट्रीज का जो पूरा ये बना था यूएसएसआर, एक तो वो चीज़ उन्होंने लाद दिया था कि भाई ये सबके कल्चर एक है। ये कैसे पॉसिबल है? कोई कंट्रीज थी जो कि यूरोपियन इन्फ्लुएंस में था या यूरोपियन कल्चर के इन्फ्लुएंस में थी, कोई एशियन जो नीचे कंट्रीज थी साउथ रशिया में या साउथ यूएसएसआर वाली जो कंट्रीज थी सेंट्रल एशिया में आती हैं, वो एशिया के एशियन कल्चर के इन्फ्लुएंस में डेफिनेटली होगी। तो ये सारे कल्चर एक कैसे हो सकते हैं? तो लेकिन यूएसएसआर ने क्या कहा कि भाई सबके कल्चर एक यूनिफॉर्म में रहेंगे, आपको यूनिफॉर्म प्रैक्टिस करनी है, जो कि लोगों को नहीं भाई कितने साल हो गए थे 1917 से 25 साल 30 साल 40 50 साल 60 साल, फिर लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। जब नए लोग आने लगे, नई जनरेशन आने लगी, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। नई जनरेशन वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस थी। सो ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वॉज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक दैट टुगेदर कंस्टिट्यूटेड यूएसए, इन द रियलिटी रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग एवरीवेयर। पीपल फ्रॉम अदर रीजन नेग्लेक्टेड ऑफन। मानने के लिए 15 कंट्री सब एक थी, बोलने के लिए पेपर में क्या था, मैं 15 कंट्री सब एक है, सब इक्वल है, सब एक है, सबके पास एक पावर है। क्योंकि जो भी उनका जो मिलिट्री अलायंस था वो ऐसा था कि हाँ भाई जो मेरे पास हथियार वो अपने अपने हथियार समझो, आप अपने वेपन समझो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं था, सारे जो डिसीजन थे वो रशिया ही लेती थी अकेले, क्योंकि उन ऑल 15 कंट्री रशिया सबसे पावरफुल था। तो बोलने की बातें कुछ और थी, करने की बातें और कुछ और थी। So in the arms race, the Soviet Union managed to match the US from time to time, but at great cost। ठीक है, मिलिट्री या आर्म में काफ़ी रशिया यूएस को टक्कर दे रहा था यूएसएसआर,
लेकिन फिर भी उस ग्रेट कॉस्ट पर, मतलब बहुत महंगे पड़ रहे थे उसके हथियार, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा, काफ़ी कंट्री का काफ़ी पैसा है ना वो मिलिट्री में, डिफेंस में खर्चा कर रहे थे, जो अपने लोगों के ऊपर उतना खर्चा नहीं कर पा रहे थे, इससे कि बर्डन बढ़ता जा रहा था। और लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड, यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए, जितना अप होना चाहिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ना चाहिए, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, उस पर इन्वेस्टमेंट कंट्री ने नहीं किया। सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर था? आर्मी और डिफेंस में था। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पीछे रह गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन। मतलब पॉलिटिकल जो लोगों ने यूएसएसआर के रूप में देखना चाहा था वो नहीं मिला, है ना, और इकोनॉमिकल तो मिला ही नहीं। द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979 वीकेंड दी सिस्टम इवन फर्दर, ठीक है। अफगानिस्तान में जब उसने अटैक किया सोवियत ने, वहाँ से काफ़ी नुकसान हुआ यूएसएसआर को। दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो एंड प्रोडक्टिव एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ द वेस्ट, ठीक है। सो दिस लेड टू शॉर्टेज इन ऑल कंज्यूमर गुड, फूड इंपोर्ट इंक्रीज एवरी ईयर, ठीक है। तो धीरे धीरे कंज्यूमर गुड्स भी कम पड़ने लगे और इम्पोर्ट बढ़ाना पड़ा काफ़ी। जहाँ इंपोर्ट यानी बाहर से कंट्री ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो हमारे पर लोड नहीं पड़ेगा कर्जे का, है ना। तो ये दिक्कतें होने लगी थी। द सोवियत, देखो ये बता रहे इंटीग्रेशन धीरे धीरे क्यों होना स्टार्ट हुआ, कैसे मतलब इसका स्टार्टअप मिला, या किस तरह लोगों ने धीरे धीरे अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट बाहर निकलने लगे। द सोवियत इकोनॉमी वॉज द faltering in the late 90s and became the stagnant। फिर देखो, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, लोगों में था गुस्सा, था डिससेटिस्फैक्शन, था लोगों में था। इस बीच में मिखाइल गोर्बाचेव एक लीडर थे, वो आए, हु हैड बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन 1985, सॉट टू रिफॉर्म दिस सिस्टम। तो इन्होंने एक अच्छी नीयत, अच्छे इंटेंशन से काफ़ी कुछ सोचा लोगों के बारे में, पब्लिक के बारे में, कि चलो एक जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो कम्युनिज्म है, जो भी हमारा सिस्टम है गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें एक रिफॉर्म लाना चाहिए। ये एक उनका अच्छा इंटेंशन था। सो रिफॉर्म वर नेसेसरी टू द कीप द यूएसएसआर अब्रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन दी वेस्ट। तो उन्होंने बताया कि वेस्ट में किस तरीके से टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा, तो लोगों को एक रिफॉर्म लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए लोगों में उन्होंने एक झलक दिखलाई वेस्टर्न की, है ना, वेस्टर्न कल्चर की झलक दिखलाई, इन्होंने झलक दिखलाई। गोर्बाचेव ने ही झलक दिखलाई अपने पब्लिक, अपने लोगों के बीच में, अपनी पार्टीज के बीच में, कि यार चलो ऐसा रिफॉर्म हमें भी करना चाहिए। तो बस लोगों ने देख लिया कि यार यहाँ पर तो यार ऐसा ऐसा है, यानी ये चीज़ पॉसिबल है। फिर लोगों ने फिर मतलब और गड़बड़ हो गई। इनका तो इंटेंशन अच्छा था कि यार इनका इंटेंशन यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेशन करना नहीं था। इनका सिर्फ इंटीग्रेशन इतना ही था कि चलो और रिफॉर्म करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ही रहेगी लेकिन इसको रिफॉर्म करेंगे, एक नए तरीके से गवर्नमेंट को चलाएंगे। लेकिन लोगों ने सिविल वॉर करना स्टार्ट कर दिया एक टाइम पर। हाउएवर द गोर्बाचेव डिसीजन टू नॉर्मलाइज द रिलेशन विद द वेस्ट एंड द डेमोक्रेटाइज एंड द रिफॉर्म द सोवियत यूनियन हैड सम अदर इफेक्ट दैट नीदर ही नॉर एनीवन एल्स इंटेंडेड टू एंटिसिपेट। तो लेकिन इसके इतने ज़्यादा उसी, क्योंकि वो तैयार नहीं थे ना। बाकी भाई कम्युनिस्ट पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी वो, कि हर कोई नहीं तैयार था इतने बड़े रिफॉर्म करे, लेकिन लोगों ने मजा चख लिया था। लोगों को उसने अपना एक मॉडल दे दिया था, दिखा दिया था पब्लिक को। पब्लिक कहाँ मानने को तैयार है। इधर आपस में ही डिसीजन नहीं बन पा रहा था अपने ही पार्टी के बीच में नेताओं के बीच में। तो यहाँ पर फिर एक उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था और लोगों ने सिविल वॉर करना स्टार्ट कर दिया था। द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल। भाई उन्होंने मज़ा एक चखाया कि यार देखो यार, हम ऐसा रिफॉर्म लाएंगे, हम ऐसा करेंगे, जैसे वेस्टर्न में है वैसा हम लोग करेंगे। लेकिन लोगों को सब्र नहीं था और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो अनलाइक इन द पास्ट द सोवियत यूनियन अंडर
Gorbachev did not intervene when the disturbances occurred and the communist regime collapsed one after another. इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी कोलैप्स होती चली गई. सो फाइनली इसके बाद एक और यहाँ पे जिक्र नहीं है उनका, येल्त्सिन एक और लीडर थे, वहाँ पर फिर उन्होंने फाइनली डिसइंटीग्रेशन के लिए डिक्लेयर किया येल्त्सिन ने. सो द डिक्लेरेशन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट. ठीक है, तो यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कि भाई नहीं, हमें नहीं रहना यूएसएसआर में, हम अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे और उस कंट्रीज को या उस फॉर्मेशन को हम बोलेंगे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, दैट इज CIS came as surprise to the other republics, especially to the Central Asian ones. Okay, so the exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding member of the CIS. ठीक है ना. तो रशिया was now accepted as the successor state of Soviet Union. ठीक है, so it inherited Soviet seat in the UN Security Council. तो हमें पता है यूएन में जो 5 वीटो पावर होता है 5 कंट्री से, यूएसए है, ठीक है, एक यूएसए है, फिर फ्रांस है, ब्रिटेन है, ठीक है, फिर एक इसमें से एक रशिया को भी एक्सेप्ट किया गया डिसइंटीग्रेशन के बाद में. मतलब यूएन में जो 5 वीटो पावर के जो 5 मेन कंट्रीज थी उसमें रशिया एक कंट्रीज को जगह मिली, रशिया को एक जगह मिली. सो यही लिखा हुआ, इट inherited the Soviet seat in the UN Security Council. So Russia accepted all the international treaties and commitment of the Soviet Union. So it took over as the only nuclear state to the post-Soviet space and they carried out some nuclear disarmament measure with the US. तो काफ़ी सारे इसमें फिर एग्रीमेंट बने सोवियत के साथ में, क्योंकि अब देखो अब डिसइंटीग्रेशन हो गया था, एक पोल खत्म, अब जो भी सुपर पावर है वो कौन है, अमेरिका है. ठीक है ना. लेकिन रशिया इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता था. रशिया का मानना था कि जिस तरह बाईपोलैरिटी मल्टीपोलैरिटी होना चाहिए, अपने अपने हर कंट्री अपने अपने आप में स्ट्रांग होना चाहिए. ये रशिया की सोच थी, कोई एक सिंगल पावर नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है. सो द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज द डेड एंड ब्यूरिड. ठीक है, तो इस तरीके से एंड ऑफ बाईपोलैरिटी हुई. ठीक है, और इसके अगर हम इफेक्ट की बात करें, इसमें नोट्स नहीं है, मैं बता देता हूँ कि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इट वाज नॉट इजी फॉर पीपल ऑफ द कंट्री, क्योंकि भाई डिसइंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यही था कि भाई कम्युनिज्म में हमें नहीं रहना है. करेक्ट. डिसइंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या था, लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें कम्युनिज्म सिस्टम में रहना ही नहीं था कि हर कुछ गवर्नमेंट के हाथ में और गवर्नमेंट खिला रही है, पिला रही है, गवर्नमेंट जैसे रख रही है मैं वैसे रहना है, वो उसमें नहीं थे. इसीलिए डिसइंटीग्रेशन हुआ. जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यानी कम्युनिज्म को हटाया गया तो क्या आया, प्राइवेटाइजेशन आया. करेक्ट. डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी प्लस अगर उसकी बात करें इकोनॉमिक की बात, भाई पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो डेमोक्रेसी आ गई. लोग अलग अलग अपने एरिया से अपने इलेक्शन में लड़े, बस जिसने जिसको जिता दिया बस वो फिर ये करेगा, पॉलिटिक्स लीड करेगा. ठीक है ना, उस कंट्री की. सो ये तो ठीक था, ये तो एक पॉलिटिकल इशू हो गया, भाई डेमोक्रेसी आ गई. अब इकोनॉमिकल क्या रहा, कम्युनिज्म में इकोनॉमिक सिस्टम क्या था कि सब कुछ गवर्नमेंट का, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन. यही तो था कैपिटलिज्म. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि लोगों के हाथ में यानी पब्लिक के हाथ में यानी प्राइवेट लोगों के हाथ में इंडस्ट्रीज चली गई. अब जो कि इससे पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, वो किसके हाथ में थी, वो गवर्नमेंट के हाथ में थी. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, सेल आउट करना शुरू कर दिया एकदम सस्ते मध्य में. हाँ भाई हटाओ, ये पब्लिक को दे दो, पब्लिक चलाएगी. तो हुआ क्या, गवर्नमेंट में बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी वो बेचना शुरू कर दी कौड़ी के भाव. अब कौड़ी के भाव पे बेचना शुरू कर दी तो फिर क्या हो गया, इकोनॉमिक कोलैप्स कर गई. उन कंट्री 1991 यानी डिसइंटीग्रेशन के बाद जो 10 साल शुरुआत के जो 10 ईयर्स थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे. भाई रशिया को अगर छोड़ दो, रशिया क्योंकि ऑलरेडी पहले पावरफुल था. ठीक है ना, बाकी कंट्रीज तो रशिया के शैडो में थे, उतने भी रशिया से हट गए. अब ये अपने आप में इनको अब पूरा रिफॉर्म करनी थी अपनी कंट्रीज़ को, फैक्ट्रीज हाथ में लेनी थी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को लोगों के हाथ, भाई जिसके पास जो जो पैसा था
जो शुरू में जो मतलब अमीर लोग थे जो खरीद सकते थे इंडस्ट्रीज़ को, उन्होंने गवर्नमेंट की जो नीलामी हुई थी, सोल्ड ड्रेनेज सेल आउट हुआ था, वो तो खरीद लिया। अब वही फिर माफिया बन के बैठ गए, उन्हीं के हाथ में इकोनॉमिक पावर आ गई, बाकी लोग तो एम्प्लॉय बन के रह गए। तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कत हुई लोगों को इकोनॉमिक रिफॉर्म करने में, अराउंड 9-10 साल लग गए 2000 के बाद तक के। फिर इसमें बीच में सिविल वॉर बहुत हुए इन्हीं 10 साल में, तो काफ़ी क्राइसिस हुए, काफ़ी इश्यूज हुए, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, इनको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा इन कंट्रीज़ को। और फिर तो 2001-2002 के बाद जाके जब रिफॉर्म हुआ, फिर वापस से रिकवरी हुई, फिर धीरे धीरे जाकर लोग फिर सेटल हो पाए। तो काफ़ी सारे मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो ये काफ़ी दिक्कतें हुई लोगों को। अपनी एक नई आर्मी बना, भाई बहुत से कंट्रीज़ के बाद अपनी खुद की डिफेंस सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, वो तो एक अलायंस में थे, उन्हीं का डिफेंस यूज़ कर रहे थे। तो अपना डिफेंस बनाना है ना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जल्दबाजी में जब कंट्री अपनी जब ओन कंट्री बनी डिसइंटीग्रेशन के बाद में, तो जल्दबाजी में अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बना लिए, जो कि काफ़ी जल्द, कितने लोग अपने हिसाब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए, अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया, 20-20 साल के लिए, 10-10 साल के लिए प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन ही सही नहीं बनी थी, वर्टिकल लेवल पे थी, हॉरिजॉन्टल लेवल पे थी नहीं। जिस तरह अपने इंडिया में कैसा है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है ना, एक पैरेलल पे, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे है कि भाई ये नहीं देखेगा तो जुडिशरी इसमें इंटरप्ट करेगी आपको, ठीक है ना। लेकिन वैसा कुछ था नहीं, तो वो धीरे 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 बनने में काफ़ी टाइम लगा, इससे लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई, काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, ठीक है।